नमस्कार। जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम सेरेब्रल पाल्सी की बात वेद राजपूत के साथ का ये तीसरा दिन है। जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों से बात किया है हमारे सेंटर के अभिभावकों ने, और उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया कि सेरेब्रल पाल्सी की समस्या क्यों होती है, इसमें थेरेपी कैसे करानी चाहिए, या उनका अनुभव कैसा रहा कि थेरेपी कराते वक्त किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सेंटर का चुनाव कैसे करें, सेंटर कैसा होना चाहिए, और तमाम उनकी खुद की बातें कि जब किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होती है तो उसके बारे में माता पिता को कैसे पता चलता है, किस उम्र में पता चल जाता है, और पता चलने के बाद किस उम्र में थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। आज हम बात करेंगे सेंटर में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वेद फाउंडेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी में किन किन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है इस समस्या को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम सेरेब्रल पाल्सी में आने वाली समस्याओं को कम कर सकते हैं और बच्चे को आत्मनिर्भर बना के समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ सकते हैं। हमने अभी आप लोगों से बताया कि आज हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ेंगे और तमाम अलग अलग विषयों पे आपसे बात होगी। उसी क्रम में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डॉक्टर नेहा से, जो कि यहाँ पे सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट की हेड हैं और पिछले कई वर्षों से वेद फाउंडेशन में एक मुख्य स्पीच थेरेपिस्ट की भूमिका के रूप में यहाँ पे हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे आते हैं जिनको अमूमन स्पीच की समस्या होती है, मैंने देखा है कि मेरे सेंटर पे आने के कुछ ही महीनों के बाद बच्चों में जो बोलने की क्षमता है वह डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी बच्चे को खाने में या निगलने में दिक्कत है तो बहुत ही अल्प समय में लोग ये बताते हैं कि हाँ, अब इसने चबाना और खाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि जब भी बच्चा कोई स्पीच थेरेपी की प्रॉब्लम के साथ आता है तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं। हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम उसमें कैसे चेक करेंगे कि इसमें किन किन चीजों की ज्यादा जरूरत है और हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एज ए स्पीच थेरेपिस्ट। सर, सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे को खाने में प्रॉब्लम है, खाने पीने निगलने में। सबसे पहला हमारा असेसमेंट यही होता है कि बच्चे को खाने पीने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होती है, रहती है सीपी के बच्चों में, तो सबसे पहले हम उसको खाने पीने और निगलने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं। उसके बाद हम बोलने पे, स्पीच थेरेपी पे जाते हैं। पहले हम उनको 1 वर्ड्स बुलवाते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि जब भी स्पीच थेरेपी के लिए कोई बच्चा आता है तो एज ए स्पीच थेरेपिस्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नेहा, इनका ये कहना है कि सबसे पहले हम उस बच्चे में यह देखते हैं कि क्या वह खाने पीने में सक्षम है या नहीं है, वो खाने को चबा के खा पाता है या नहीं खा पाता, पानी या दूध जो भी लिक्विड फॉर्म की चीजें हैं उसको वो पी पाता है या नहीं पी पाता। कहने का यह मतलब है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि उसकी जो जीवन शैली है उसमें खाना पीना एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो बोलने से पहले हम इन चीजों के बारे में ध्यान देंगे और यहाँ पे जो भी हम सुधार कर सकते हैं या जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको सुधार करके हम उस बच्चे को इस योग्य बनाएंगे कि वो अच्छे से चबा के खाने को और फिर उसको निगल के आसानी पूर्वक वह खा सके और लिक्विड वाली चीजों को पी सके। ठीक है। अच्छा, अब स्पीच में किन किन चीजों का ध्यान देना है और कैसे स्पीच थेरेपी के लिए हमें शुरुआत करनी है।
अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे खाना पीना और निगलना ये अच्छे से आ गया, तब हम उसको पहले 1 वर्ड बुलवाते हैं। 1 वर्ड जैसे आ, ई, ओ, ये वर्ड्स जब बच्चे बोलने लगते हैं तब हम उनको 2 वर्ड्स पे ले जाते हैं, जैसे पापा, बाबा। पहले हम लिपसिंग करवाते हैं सर, उसके बाद हम उनको और चीज़ें बुलवाते हैं। अच्छा, जैसे किसी बच्चे का यहाँ पे आता है, वो बोलता है कि इसका जो दोनों मुंह के अंदर की जो मांसपेशियां हैं वो बहुत लूज है या बहुत सख्त है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर अगर लूज होती हैं उनकी मांसपेशियां तो उनको हम स्टिमुलेशन देते हैं, अगर जैसे टाइट होती है तो हम उसको मसाज करके फिर उसको सही करते हैं। मसाज क्यों देते हैं? सर मसल्स अगर टाइट हैं तो वो बच्चा बोलने खाने मतलब खा भी नहीं सकता है ना, तब वो चबा के खा नहीं सकता है, उसके लिए हमको मसाज देना पड़ता है। जो पेरेंट्स हमको देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे को स्पीच मतलब बोलने में समस्या हो या उनके बच्चे को खाने पीने में समस्या हो, तो घर पे वो क्या कराएं, इसके लिए थोड़ा सा जरूर बताइए कि घर पे वो क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सर वो उनको मसाज दें, मसाज करें, उन जबड़े पे मसाज दें जी सर। और क्या कहते हैं, उनसे बातें करें, अगर बोल रहे हैं तो बात करें, और पहले 1 वर्ड पहले लिपसिंग करके मतलब बुलवाएं लिप्स से, जैसे पापा, जैसे मैंने पहले बोला पापा। पहले बच्चे लिपसिंग ही करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो यही सब करें, यही करें। खाने के लिए सर जी सर हार्ड तो दे नहीं सकते उनको, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है। चबाने के लिए क्या सिखा सकते हैं? सर च्यूइंग ट्यूब ले लें, उससे चबाना सिखाएं। टीथर आता है, उससे भी उनको चबाना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्पीच थेरेपी के लिए ढेर सारी बातें हैं जो हम फिर कभी अपने अगले सेशन में करेंगे। यह अभी संक्षिप्त वार्ता थी डॉक्टर नेहा यादव के साथ। ओवरऑल जो एक बात निकल के आई सामने, ये कि जब भी हमारे पास कोई स्पीच थेरेपी का बच्चा आता है तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो खाना पीना जानता है कि नहीं। सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे एज ए स्पीच थेरेपिस्ट। देन सेकेंडरी वी विल स्टार्ट द स्पीच थेरेपी। वह बोलना जानता है कि नहीं, फिर हम उसको बोलने के लिए एक एक शब्द, और शब्द के पहले उसको हम लिपसिंग सिखाएंगे, और लिपसिंग के पहले अगर उसके जबड़े बहुत अधिक टाइट है तो हम मसाज करके उनको लूज करेंगे, और अगर अत्यधिक लूज है तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करा के उनमें हम थोड़ा सा उसमें टाइटनेस लाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे जबड़ों की, जिससे कि उनके जो जबड़े हैं वो काम करना शुरू करें। घर पे क्या क्या करना है इन्होंने बताया है। विशेष प्रकार के स्पून आते हैं, चम्मच आते हैं, और ऐसी ढेर सारी चीजें बाजार में उपलब्ध हैं जो इन बच्चों के लिए विशेष तौर पे बनती हैं। आप उसका इस्तेमाल घर पे कर सकते हैं। अगली बात हम करेंगे अपने थेरेपिस्ट से और जानेंगे थेरेपी के बारे में, इन बच्चों के लिए क्या क्या नई चीजें हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए। यह जो कार्यक्रम चल रहा है सेरेब्रल पाल्सी की बात वेद राजपूत के साथ, इस कार्यक्रम का मेन औचित्य यह था और यह है भी कि बच्चों को फिजियोथेरेपी में कितना प्रतिशत हम इनको ठीक कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, या फिजियोथेरेपी का क्या योगदान है। अभी तक हमने अपने ढेर सारे अभिभावकों से बात की, अब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं हम उनसे बात करेंगे। फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका होती है। आमतौर पे देखा जाए तो सबके लिए सेंटर पे जाना संभव नहीं हो पाता है, तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग समस्याओं का जो निदान है वो फिजियोथेरेपेटिक वे को यूज करते हुए हम होम प्लान में उसको कैसे मर्ज कर सकते हैं या कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे वेद फाउंडेशन के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी से, और इनसे जानेंगे कि घर पे किन किन तरीकों से हम बच्चों की एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैं सबसे पहला प्रश्न मेरा यह रहेगा कि जो बच्चे गर्दन नहीं रोक पाते हैं या बैठ नहीं पाते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को घर में क्या क्या कर सकते हैं कि बिना सेंटर पे आए वो अपने बच्चों को एक ठीक ठाक लेवल तक सुधार ला सकते हैं
या फिर इस स्थिति में जरूर वो कर सकते हैं बच्चे को कि अगर वो नहीं ठीक हो पाए तो वो पीछे भी ना जा पाए, इसके लिए वो घर पे क्या करा सकते हैं, खासकर वो बच्चे जो गर्दन नहीं रोक पाते और बैठ नहीं पाते। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे में असेसमेंट करेंगे कि बच्चे में प्रेजेंट आप समय में क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। तो सबसे पहले जैसे जो आता है सेंसरी, आप सेंसरी भी में चेक करेंगे कि बच्चा देख पाता है कि नहीं देख पाता है, सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है, टच अच्छा खासा वो चीज़ों को फील कर पाता नहीं कर पाता। कि जबकि बच्चे में अगर देखना या बेटर सुनना नहीं होगा तो बच्चे को ना गर्दन रोक पाएगा और ना ही वो चीज़ों को अच्छे ढंग से अडॉप्ट कर पाएगा और ना वो सिटिंग कर पाएगा, ना कोई भी नई चीज़ कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें सेंसरी देखनी पड़ती है कि बच्चा देख पाता है कि नहीं देख पाता है, सुन पाता नहीं सुन पाता। तो हम बच्चे को असिस्ट करते हैं कुछ लाइट वाले खिलौने जो बाजार में उपलब्ध रहते हैं, हम उनमें उसको लेके बच्चे के आंख के सामने ऐसे उसको डायरेक्ट दिखाते हैं, जैसे बच्चा उसको कुछ देर तक देखता है फिर अवॉइड करता है, फॉलो करता है। तो फिर जब फॉलो करता है बच्चे को तो फिर धीरे धीरे राइट करते हैं, राइट तरफ ले जाते हैं। तो बच्चे का आई वाला मोमेंट देखते हैं कि वो बच्चा जिस तरह हम उस चीज़ को लेके जा रहे हैं तो आई वाला मोमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उसको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर देख रहा है तो बेटर है उसका देखना है। फिर उसको हम बच्चे को सिटिंग पोजीशन करके थोड़ा उसको सपोर्ट करके बैठाते हैं। बाजार से घंटी खरीदते हैं और उसके कान के मतलब हेड के पीछे एक दो बार हम बजा के उसको देखते हैं कि बच्चा उस चीज को सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, और सुन पा रहा है तो उस चीज को अच्छे से अडॉप्ट कर पा नहीं पा रहा कि आवाज किधर से आ रही है किधर से नहीं। अगर वो सही जिसे हम लेफ्ट बजा रहे हैं तो बच्चा अगर लेफ्ट गर्दन घुमा के देखता है या सुनने की कोशिश करता है तो उसका सुनना बेटर है। अब हम आते हैं कि देखना और सुनना है तो बच्चे में नेक होल्डिंग में हम कैसे क्या कराएं कि चीजें बेहतर हो सके। जो भी बच्चे घर पे हैं या अभी किसी क्लिनिक पे संपर्क नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए यह विशेष सूचना है कि अगर आपका बच्चा गर्दन नहीं रोक पा रहा है या बैठ नहीं पा रहा है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को संवेदनशीलता से संबंधित, सेंसरी इंटीग्रेशन से संबंधित कोई समस्या हो, उसकी आंखों में उतनी रोशनी ना हो कि वो चीजों को देख पाए, यह भी एक कारण है गर्दन न रोकने का। उसके कानों में उतनी शक्ति ना हो कि वो अपने आसपास की चीजों को महसूस करके सुन पाए, यह भी एक कारण है न बैठने का और गर्दन ना रोकने का। और यदि स्पर्श की क्षमता उसकी कमजोर है, वो खुरदुरी चीज या सॉफ्ट चीज को छूने के बाद महसूस नहीं कर पाता, तो यह भी एक कारण है गर्दन ना रोकने का और ना बैठ पाने का। क्योंकि जब स्पर्श की क्षमता बहुत कमजोर रहेगी तो वो कैसे बैठेगा किसी सतह पे और कैसे महसूस कर पाएगा। तो जो अभी डॉक्टर अभय ने बताया, उनका कहने का मतलब यह है कि सेंसरी इंटीग्रेशन का जो असेसमेंट है वह बहुत ही आवश्यक है। यह देखना कि बच्चा देख पाता है, सुन पाता है, महसूस कर पाता है कि नहीं। अब इसके बाद घर में उस बच्चे को कैसे क्या चीज यूज करके हम उसको बिठाना सिखा सकते हैं और गर्दन को रोकना सिखा सकते हैं। मोटर एक्टिविटीज क्या क्या होनी चाहिए। बस सबसे पहले हम बच्चे को सुपाइन में लेटा लेते हैं, चेस्ट पे पाउडर लगा के हम क्लॉकवाइज मसाज करते हैं, धीरे धीरे 10 से 12 बार मसाज करते हैं। उसके बाद बच्चे को टमी टाइम में प्रोन साइड में लेटा के बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार उसके एक हाथ की दूरी पे कोई भी सामान, जैसे जो चीज़ अभी अपने घर में सुटेबल था, जो सुना है, जैसे बार बार माता पिता बात करते हैं या किलकारी मार के हंसते हैं या बच्चा उसको देखता है सुनता है तो वो चीज़ को आदी हो जाता है। जब वो चीज़ हम खेल खेल में बच्चे को कोई चीज़ कराएंगे चीज़ों को तो वो बच्चा गर्दन उठाएगा। तो सबसे पहले हम बच्चे को जैसे प्रोन साइड में लेटाते हैं तो उसके पहले हम उसको माता पिता को बता देते हैं कि आपको सामने रहना है, एक हाथ की दूरी पे लाइट वाले खिलौने हो गए या कोई भी बर्ड्स आवाज या एनिमल्स आवाज, जैसे म्याऊ म्याऊ या हंसना हा हा हा, बाबू ऊपर देखो, ऐसी चीजें निकालते हैं। तो बच्चा जब सुनता है उसका देखना बेटर है तो उस चीज को देखता है। तो गर्दन में लिफ्टिंग, जैसे गर्दन का रुकना बेटर नहीं है तो लिफ्टिंग करता है, देखता है, कुछ देर बाद नीचे कर लेता है। फिर उसके बाद उस चीज को घबराना नहीं है, देखना नहीं है, उस चीज को हमें और बार बार कराना है, रिपीटेटिव मूवमेंट कराना है, जिससे बच्चा उस चीज को देखता है और अपने गर्दन को धीरे धीरे रोकने लगता है। सिटिंग के लिए जैसे हम बच्चे को पहले जब नेक होल्डिंग आ जाती है फिर धीरे धीरे हम लोग उसको क्रीपिंग करना सिखाते हैं, रोलिंग करना सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे स्टूल ऐसे ही फ्लोर पे उसको सिटिंग क्रॉस सिटिंग बैठाते हैं, सपोर्ट करके कॉर्नर सिटिंग पे बैठाना है, सीपी चेयर पे बैठाना है, और ये ऐसे आप करा सकते हैं। आप सिटिंग के लिए जब आप घर में हैं अपने, तो आप अपने कॉर्नर स्पेस का यूज कर सकते हैं। और जैसे आपने पिलो का कॉर्नर बना लिया या वॉल का कॉर्नर बना लिया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक होल्डिंग के लिए उसको लाइट और साउंड वाले खिलौने दिखाने हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घर में लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि चलता है लेकिन
किसी सहारे से चलता है या वॉकर लेके चलता है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे में वॉकिंग अच्छी आ जाए या बैलेंस अच्छा आ जाए, तो बैलेंस के लिए उनको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज, जिन बच्चों में चल रहे हैं और वो गिर जा रहे हैं या उनमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज हमें जानना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोर मसल्स बहुत जो होता है सहायक होता है। अगर वो वीक रहेगा तो बच्चे ना घोड़ा बन के चल पाते हैं, ना घुटने पे खड़े हो पाते हैं, ना उनका बैलेंस बन पाता है। तो इनके लिए हम बैलेंसिंग कराते हैं, जैसे 2 लिम्ब हो गया, 3 लिम्ब हो गया। और घोड़ा बना के उन्हें सामने हम कोई चीज ऑब्जेक्ट देते हैं जिससे बोलते हैं बच्चे को टच करने के लिए मिरर के सामने, तो बच्चा उस चीज को देखता है तो अपने हाथ को टच करता है, तो इससे हमारा बैलेंस बेटर होता है, कोर मसल्स हमारी मजबूत होती है, जिससे हमारा कोऑर्डिनेशन और बैलेंस बेटर होता है। वो सारी एक्टिविटी कराएंगे जिससे कोर मसल पे स्ट्रेंथ है। कोर मसल वो मसल होती है जिसकी हेल्प से कोई भी बच्चा बैठता है, घोड़ा बनता है, खड़ा होता है और चलता है। दुनिया के सारे इंसान अगर उनकी कोर मसल स्ट्रांग है तभी वो चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। कोर मसल को स्ट्रांग करने के लिए घर में बच्चे को ऑन फोर्स पोजीशन पे घोड़ा बना के एक हाथ ऊपर उठवाना, फिर पीछे आगे चलना, पीछे चलना, नीलिंग करवाना, दीवार के सहारे कॉर्नर में खड़ा करना, या कोई भारी सामान घर पे दे दीजिए जिसको वो धकेल के आगे बढ़े, ठीक है। और प्ले और एक्टिविटीज जो कि दूसरे बच्चों के साथ वो खेलते कूदते हैं, जिसमें भागना, दौड़ना, खेलना, उठना, बैठना, ये सब शामिल हो, इन सारी एक्टिविटीज से कोर स्ट्रांग होती है। तो कोर को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करना है और बच्चे को वो एक्टिविटी करानी है जिसमें स्टैंडिंग और वॉकिंग के सारे पैटर्न आते हों। तो इससे आपके बच्चे में बैलेंस बेहतर बनेगा, संतुलन अच्छा आएगा और वह धीरे धीरे जो उसका चलने का तरीका है वो और बेहतर होता जाएगा। बैलेंसिंग जो एक्सरसाइज है, अगर उसको घर पे कराना चाहें अपने बच्चे को, तो बैलेंसिंग में क्या क्या स्टेप होते हैं, एक बार स्टेप का नाम बता दो कि कैसे घर में करा सकते हैं। जब आप बैलेंसिंग कराते हैं तो आपको पहली बात ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जिस अवस्था में आप उसको करा रहे हैं, ना वहाँ ज्यादा शोरगुल हो, ना वहाँ ज्यादा चीजें हों। आपको बच्चे के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट रखना है। जैसे आप उसको बैलेंसिंग करा रहे हैं तो घोड़ा बना के पहले उसको रोकते हैं मिरर के सामने, पहला स्टेप होता है। उसके बाद उसके सामने जो भी चीजें वो करता है, जो सुनता है, समझता है, देखता है, उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट देख के उसके एक हाथ को बोलेंगे उठाने के लिए सामने, तो बच्चा उठाएगा, ठीक है। 3 लिम्ब कराना है, 2 लिम्ब कराना है। फिर उसके बाद नीलिंग पोजीशन में लेके बच्चे को बॉल लेके राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ऊपर साइड में, ये सब चीज धीरे धीरे कराते हुए बोल के रोकना है उसको। उसके बाद फिर हम हनुमान जिसको बोलते हैं हाफ नीलिंग या फुल नीलिंग, उसको कराएंगे। फिर स्टेप स्टैंडिंग कराएंगे, उठक बैठक कराएंगे, ये सब चीजें आदि हम करवाते हैं। इन सारी चीजों की डिटेल यदि आपको चाहिए तो फिजियो वेद वर्ड जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसको अभी आप देख रहे हैं, इसमें ढेर सारी वीडियोस इस तरह की पड़ी हुई हैं। डॉक्टर अभय कुमार सिंह की पड़ी हैं, थेरेपी कराते हुए पड़ी हैं, और तमाम थेरेपिस्टों की वीडियोस पड़ी हैं जिसमें अलग अलग समस्याओं पे हर एक एक्टिविटीज को करा के प्रॉपर दिखाया गया है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे ये देखा कि घर पे इन बच्चों की थेरेपी हम कैसे कराएं, या घर पे हम किन किन चीजों को इस्तेमाल करते हुए इनकी हम थेरेपी करा सकते हैं, यदि हम सेंटर आने में सक्षम नहीं है या फिर अभी हम नहीं आ सकते हैं। तो अगर आपका और कोई प्रश्न हो या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो या कोई विशेष प्रकार की आपको समस्या हो, आपके बच्चे को हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्रश्न करके पूछ सकते हैं। और जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप चाहें तो उस पे अपने बच्चे की वीडियो बना के भेज सकते हैं। आपके बच्चे के लिए क्या सुटेबल एक्सरसाइज होगा, हम प्रयास करेंगे कि हम एक बेहतर थेरेपी प्रोग्राम डिजाइन करके आपको उपलब्ध करा पाए। अब चलिए जुड़ते हैं अपने अगले थेरेपिस्ट से और जानते हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में कुछ नया। जब किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम होती है तो शुरू से मैंने ये बोला है कि इनकी थेरेपी शुरू कराने का एक सही समय होता है। सही समय से अभिप्राय ये है कि जब बच्चा 7-8 महीने का, 10 महीने का हो जाता है और हमको यह पता चल जाता है कि यह सामान्य बच्चों जैसा नहीं है, क्योंकि सामान्य बच्चे 3-4 महीने में गर्दन रोकते हैं, 7-8 महीने में बैठना शुरू कर देते हैं, अपने हाथों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। और जब ये सब चीजें हमें अपने बच्चे में 8 महीने 10 महीने में नहीं दिखती हैं तो हमें इनकी थेरेपी शुरू करा देना चाहिए। थेरेपी अगर हम शुरू करा रहे हैं तो उसमें हम किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे।
हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, उस समय हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर रोहित दुबे वेद फाउंडेशन के थेरेपिस्ट हैं, जो कि यहाँ कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि एज ए थेरेपिस्ट, एज ए एक्सपर्ट, इन्होंने जो अनुभव किया है अभी तक, तो कैसी शुरुआत करनी चाहिए और क्या तैयारी होनी चाहिए, और थेरेपी शुरू करने के पहले उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सभी व्यूअर्स को, हमारे देखने वाले को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं आप सभी व्यूअर्स का अपने इस जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, और मैं सर को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि सर ने आप सभी को प्रशिक्षित करने के लिए एक योग अपने ऊपर एक दायित्व उठाया, आप सभी तक छोटे छोटे चीज़ों पहुंचाने के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी आप थेरेपी करवाने का प्रोटोकॉल, जब भी आपको थेरेपी करवाना हो, जब जैसे ही आपको पता चले कि 8 महीने 10 महीने में, जैसा कि भी सर ने बताया आपको कि बच्चा नहीं उठ पा रहा है, गर्दन नहीं रुक, मतलब आपका बच्चा सामान्य नहीं है, उसके बाद आप कोशिश करें कि जितना जल्दी आपको हो सके, कम से कम उम्र में जितना शीघ्र आपको हो सके, आप बच्चे की थेरेपी अवश्य स्टार्ट करवाएं, अवश्य शुरू करवाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे में बेहतर से बेहतर परिणाम आपको जितने कम उम्र में आप करवाएंगे, अच्छा रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलेगा। इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सोच लिया कि हाँ बच्चे की थेरेपी करवानी है, तो उसके बाद आपको थेरेपिस्ट का जब भी आप थेरेपिस्ट का अपने चुनाव करेंगे, तो थेरेपिस्ट का चुनाव करते हुए आप सभी से मेरा बहुत अनुरोध है कि ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है कि आप संबंधित विषय के थेरेपिस्टों से ही थेरेपी कराएं, जो सेरिब्रल पॉलिसी में एक्सपर्ट थेरेपिस्ट हैं उनसे ही करवाएं। कहाँ हमारे सेंटर के बाहर या भारत के विभिन्न जगहों पे या विश्व के कोने कोने में कहाँ पे क्या थेरेपी होती है, उस बारे में मुझे बहुत विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पे जो भी होती है उसको देखते हुए, और जो इस संबंधित विषय के थेरेपिस्ट जानकार व्यक्ति हैं, उन्हीं से ही आप थेरेपी अपने बच्चे का करवाएं। धन्यवाद। निष्कर्ष यह है कि जब भी हम सेरेब्रल पाल्सी में थेरेपी की बात करते हैं, तो थेरेपी शुरू करने के पहले हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान देना है कि हम अपने बच्चे की थेरेपी वहीं कराएंगे जहां पे सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट काम करते हैं या इस क्षेत्र में वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज का हमें विशेष ध्यान देना है कि इसमें टीम वर्क बहुत मायने रखता है, वो बहुत जरूरी है। हमें यह भी ध्यान देना है कि जहाँ पे हम थेरेपी करा रहे हैं वहाँ पे स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारी जब एक साथ टीम मिल के काम करती है, ये टीम वर्क होता है, तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही छत के नीचे हमें सब सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे कि बच्चे का एक ग्लोबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इससे जो उनका मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है। अभी मैंने देखा है कि जो भी थेरेपिस्ट बच्चों को करा रहे हैं, वो जनरल भी कराते हैं, सीपी भी कराते हैं, तो उसका दुष्परिणाम देखने को ये मिल रहा है कि जो बच्चा पैदा हुआ था स्पास्टिक सिम्टम्स के साथ, अभी वो डिस्काइनेटिक हो चुका है ड्यू टू एक्सेस स्ट्रेचिंग। उनके पंजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है, पंजे में डिफॉर्मिटी आ जाती है। पंजे में अक्सर देखा जाता है कि प्लेनोवेल्गस, वेरस, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी आ जाती है, और जिस वजह से वो बच्चे अपने पंजों पे शरीर का पूरा भार नहीं दे पाते। जैसे ही वो शरीर का पूरा भार अपने पंजे पे देना चाहते हैं, वो पंजा बिल्कुल फैल जाता है और वो एक साइड से ऐसे शिफ्ट कर जाते हैं, और पंजे का जो आर्च होता है वह भी खत्म हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि उस बच्चे की अनट्रेन्ड थेरेपिस्ट ने लंबे समय तक ओवर स्ट्रेचिंग कर दी है पंजे की, और ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से फुट ब्रेक हो चुका है। और फुट ब्रेक होने के बाद जब उस पे बच्चा खड़े होके चला, या घर वालों की जानकारी यह नहीं थी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्होंने जब उसको नंगे पांव चलाया, तो उस फुट ब्रेक पे जब 40-50 किलो का वेट पड़ा पूरी बॉडी का, तो उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई, एंड डिफॉर्मिटी इज नोन एज
प्लेनोवेल्गस, वेरस एंड इक्वाइनस ऑल्सो। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान देना है। ऐसे बच्चे जो आते हैं बाहर से और वो ये बोलते हैं कि इसकी पहले वहाँ पे ये स्ट्रेचिंग होती थी और आप ये जो करा रहे हैं ये सिर्फ पोजिशनिंग होती है, तो कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि जब हम कहीं पे थेरेपी करा रहे थे तो वहाँ तो बहुत स्ट्रेच करते थे, हाथ स्ट्रेच करते थे, पंजा स्ट्रेच करते थे, पैर स्ट्रेच करते थे, और यहाँ पे तो एक्टिविटीज ज़्यादा कराई जा रही हैं और जो डेवलपमेंट स्ट्रेट रूट होती है उसके थ्रू चल रहे हैं, जैसे बैठना, घोड़ा बनाना, खड़ा करना, नीलिंग, हाफ नीलिंग, स्टैंडिंग, देन वॉकिंग। तो ऐसे पेरेंट्स के बारे में जरूर कुछ बताओ जो ये सोचते हैं कि नहीं, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ स्ट्रेचिंग होता है। देखिए सर, जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छा से बताया कि ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से क्या क्या दुष्परिणाम उसके देखने को मिलते हैं, तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, फाइनली जो बच्चे को फाइनली हमको चलाना है ना, तो बच्चे को ओवर स्ट्रेच करके हम उसको और ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, उसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। फाइनली इसमें सबसे ज़्यादा सेरेब्रल पॉलिसी में हम एक्टिविटी के थ्रू, प्ले एक्टिविटी जितना हम बच्चे के साथ करके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चलाने की कोशिश कर पाएंगे, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और रही बात जो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे में स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, नहीं, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेचिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से बच्चों में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। हाँ, स्ट्रेचिंग किया जाता है ज़रूरत के हिसाब से, बच्चे में क्या है कैसा है वो हमारे सर के अंडर में, सर के सुपरविजन में ही किया जाता है। जब बहुत स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है तभी सर हमको बोलते हैं कि हाँ आप स्ट्रेचिंग इसमें करवाइए, स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज हम इसमें स्ट्रेचिंग की बहुत आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि आप हमेशा कोशिश ये करें कि जो संबंधित विषय के थेरेपिस्ट हैं, जो इसके प्रशिक्षित थेरेपिस्ट हैं, जो इसमें बहुत लंबा प्रशिक्षण लिए हैं, अच्छे से प्रशिक्षण लिए हैं, उन्हीं थेरेपिस्टों के अंडर में ही आप थेरेपी करवाएं। और आप हमेशा अपने थेरेपिस्ट के संपर्क में अवश्य रहें। जैसा कि हमारे सर भी आप लोगों को छोटे वीडियोज के माध्यम से हमेशा बताते रहते हैं कि आपको अपने थेरेपिस्ट के अंडर में रहना है। वो आपको एजुकेट करेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पेरेंट्स को एजुकेट करेगा कि आप उसको प्ले एक्टिविटी में कैसे बहुत ज़्यादा सम्मिलित कर सकते हो, खेल खेल में कौन सी चीजें सिखा सकते हो, आप उसको और कौन सी चीजें बता सकते हो, कैसे उसको बैठाना है, कैसे उठाना है, ये सारी चीजें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से एक और लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, और ये बहुत ज़रूरी है। कई पेरेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा जो पहले था वैसे ही। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, और बहुत दिनों से मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके तहत मैं ये ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा हमेशा प्रोग्रेसिव ही हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्रेस न आ रहा है बच्चे में, लेकिन बच्चा आपका जो है वो जहाँ पे है, जितने पे है उतने पे टिका, वहां से पीछे नहीं जा रहा है। क्योंकि इसके बहुत सारे जैसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको सर हमेशा बताते हैं कि इसमें और भी, जैसे आप थेरेपी नहीं करवाएंगे तो लंग्स में प्रॉब्लम्स होंगी, उसकी डिफॉर्मिटीज बढ़ती जाएंगी, उसकी कॉन्ट्रैक्चर बढ़ते जाएंगे, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा टाइटनेस बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि आपकी थेरेपी के माध्यम से बच्चा जो है कम से कम अच्छे से उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इतना भी अगर आपका बच्चा कर रहा है तो आप समझिए कि आपका बच्चा बेहतर है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी किसी बच्चे में थेरेपी के माध्यम से हम लोग पूरी कोशिश, हमारा टीम वर्क, जैसा कि अभी सर ने बताया, हम हमेशा टीम वर्क पे ही फोकस करते हैं, और टीम वर्क इसमें बहुत जरूरी है। और टीम वर्क और उसके साथ साथ ग्रुप थेरेपी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देख के प्रोत्साहित होते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपके अंदर ये चल रहा है कि मेरे बच्चे में बहुत ज्यादा विकास नहीं हो रहा है, तो अपने अंदर से इस बात को बाहर करिए, निकालिए। क्योंकि अगर आपका बच्चा नहीं भी प्रोग्रेस कर रहा है, जिस अवस्था में उस अवस्था में भी टिका है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। सेरेब्रल पाल्सी बहुत एक व्यापक और बड़ा फील्ड है, बड़ा क्षेत्र है। इसमें बात करने के लिए मेरे ख्याल से पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, जो मेरा अनुभव है वो अभी कम पड़ेगा। तो अभी का जो यह टॉपिक है इसको यहीं पे हम समाप्त करेंगे और आपको मिलवाते हैं अपने अगले थेरेपिस्ट से, और जानते हैं एक नए विषय के बारे में, उनकी क्या राय है। और सेरेब्रल पाल्सी में ऐसी जो भी जानकारियां आपको मिल रही हैं उसके लिए यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है
तो जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं दर्शक, आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब अवश्य करना। अभी जितने लोगों से बात हुई वहां पे हमने ये देखा कि जब भी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होती है तो अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है। दूसरा, डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी ने बताया कि चीजों को कैसे हम घर पे करा सकते हैं, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, और एक बेहतर रिजल्ट लाने के लिए हम बच्चों को वर्बल कमांड, साउंड, लाइट और स्पेसिफिक प्लेसेस का यूज करेंगे। जब कोई बच्चा आता है, छोटा बच्चा जिसमें बैठना या घोड़ा बन के चलना नहीं होता है, तो उस बच्चे में क्या क्या देखा जाता है और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम क्या क्या कराते हैं उसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर नयन जी से, जो कि कई वर्षों से वेद फाउंडेशन में कार्य कर रहे हैं। और सेरेब्रल पाल्सी में जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या क्या देखना चाहिए कि इसमें हम ये चीज देखना जरूरी है, इसके हिसाब से हमारा फिर प्लान रहेगा या होना चाहिए। नमस्कार, मैं नयन कुमार पटेल। अगर सीपी का बच्चा आता है हमारे सेंटर पे तो सबसे पहले हम बच्चे में क्या देखते हैं, बच्चे में हम देखते हैं सबसे पहले उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट हम करेंगे सिफेलोकॉर्डल वे में करेंगे, मतलब सर से पैर की तरफ इसका हम असेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चा अपनी गर्दन रोक पा रहा है कि नहीं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि बच्चे के हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका शोल्डर मूवमेंट अच्छा है कि नहीं, एल्बो मूवमेंट अच्छा है कि नहीं, रिस्ट मूवमेंट सही है कि नहीं, ये देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं बच्चा बैठ पाता है कि नहीं। अगर बच्चा बैठ नहीं पाता तो उसके लिए हम बैठने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं, कॉर्नर सीटिंग करवा दिए, सीपी चेयर पे बैठा दिए, ये करवाते हैं। उसके बाद हम आते हैं बच्चा घोड़ा बन पाता है कि नहीं। घोड़ा बनने के लिए बच्चे को देखते हैं घोड़ा बन पाता है कि नहीं, घोड़ा बन के रुक पाता है कि नहीं। अगर बच्चा नहीं रुक पाता है, घोड़ा नहीं बन पाता है, तो उसके लिए हम कोर मसल्स की एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। और अभी बच्चे का असेसमेंट किए, अगर गर्दन नहीं रोक पा रहा है तो उसके लिए हम टमी टाइम एक्सरसाइज करवाएंगे, फुल क्रिप, हाफ क्रिप, ठीक है, और ये एक्सरसाइज करवाएंगे। बहुत बढ़िया। अगर बच्चा कोई हमारे पास आता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नयन, हम उसमें जो असेसमेंट करेंगे दैट शुड बी सिफेलोकॉर्डल सिस्टम, सर से लेके पैर की तरफ बच्चा गर्दन रोक पाता है कि नहीं, बैठ पाता है कि नहीं, पलट पाता है कि नहीं, घोड़ा बन के चल पाता है कि नहीं, और दोनों जो उसके हाथ हैं, हाथों से कितना काम कर पाता है। अगर ये सब चीजें हम देखते हैं और बच्चे में जो चीज है उसको हम छोड़ देते हैं, बट बच्चे में सिफेलोकॉर्डल सिस्टम के तहत जो चीजें नहीं है तो हमारा वर्क वहीं से शुरू होता है। और जैसे इन्होंने बताया टमी टाइम एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। टमी टाइम एक्सरसाइज क्या होती है, वीडियो में आप देखेंगे तो इस चैनल पे ढेर सारी एक्सरसाइज पड़ी हुई है। टमी टाइम एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज के पहले सेंसरी इंटीग्रेशन का एवेल्युएशन करना इम्पोर्टेंट है, वो जो कि बताया गया है, इसलिए यहाँ पे केवल मोटर एक्टिविटीज की बात की गई है। अगर बच्चा हाथ पे सपोर्ट नहीं कर पाता या हाथ पे सपोर्ट नहीं ले पाता है तो हमें बच्चे को गेटर देना है। गेटर देने से क्या फायदा होता है कि हम मिनिमम सपोर्ट पे बच्चे को नेक होल्डिंग और सिटिंग की एक्सरसाइज करा सकते हैं हम। और जब उसके शोल्डर गर्डल, एल्बो और रिस्ट ज्वाइंट
स्ट्रांग हो जाते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है, तो हम गेटर को हटा दे सकते हैं। विदाउट गेटर हम उसकी एक्टिविटीज कराएंगे। सिफेलोकॉर्डल में पहले क्रीप कराना, फिर क्रॉल, और फिर जब हम सुपाइन में आ जाते हैं तो सुपाइन में फिर सिटिंग। और सिटिंग भी कई प्रकार की होती है, उसके बारे में आप सभी को बताया गया है कई वीडियोस के माध्यम से। तो स्ट्रांगली मैसेज ये है कि जब भी आपके पास छोटा बच्चा है जिसको कि बैठने में, गर्दन संभालने में, घोड़ा बन के चलने में प्रॉब्लम हो, तो उसका एक सेंसरी इवेल्युएशन, एक मोटर इवेल्युएशन, देन आफ्टर दैट we will do the exercise in the cephalocaudal manner. First we will do for the neck holding, then sitting, crawling. ये हमारा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए उस बच्चे को एक्सरसाइज कराने के लिए। जैसे कि अभी डॉक्टर रोहित से बात हो रही थी, उस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई बच्चा आता है तो प्लीज सभी थेरेपिस्टों से रिक्वेस्ट है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ऐड ना करें। अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं उस बच्चे की, तो अगर वो स्पास्टिक चाइल्ड है तो वो डिस्काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स शुरू हो जाएंगे और तमाम एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। और यदि लगातार इस तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस चलती रह गई तो हो सकता है उसका डेवलपमेंट रुक भी जाए और वह और पीछे जा सकता है अपने मोटर डेवलपमेंट में। तो सेरेब्रल पाल्सी की बात हम फिर से जारी रखेंगे अपने किसी नए थेरेपिस्ट के साथ। और चलिए अब हम आ चुके हैं अपने स्पेशल एजुकेशन रूम में। स्पेशल एजुकेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उन बच्चों का जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। तो स्पेशल एजुकेशन जब किसी बच्चे की स्टार्ट होती है या कराई जाती है तो सबसे पहले उसमें किन किन चीजों का ध्यान देना है। जब बच्चा हमारे पास आता है स्पेशल एजुकेशन के लिए तो क्यों आता है और हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये हम जानेंगे हमारी स्पेशल एजुकेटर मिसेस मुनमुन सोनोवाल से, कि बच्चा जब आता है हमारे पास स्पेशल एजुकेशन कराने के लिए तो किन चीजों का विशेष तौर पे हमें ध्यान देना है। स्पेशल एजुकेशन की मेन काम यही है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम लोग उसका बच्चे का असेसमेंट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि टेक्टाइल एबिलिटी बच्चे की है कि नहीं, और बच्चे कान से सुनते हैं कि नहीं, और कुछ चीज़ें पकड़ने से हाथ से महसूस करते हैं कि नहीं। यही स्पेशल एजुकेशन की असेसमेंट है। जब भी स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई बच्चा आता है तो यहाँ पे भी वही सेंसरी वाली बात जरूरी है कि बच्चा हाथ से काम कर पाता है कि नहीं, उसकी टेक्टाइल एबिलिटी है कि नहीं, कान से उसके सुनाई देता है कि नहीं, आंखों से पूरी तरह से स्पष्ट देख पाता है कि नहीं। और स्पेशल एजुकेशन में क्या क्या कराया जाता है बच्चों को। स्पेशल एजुकेशन में स्पेशली हैंड फंक्शन कराया जाता है, हाथ की पाउडर मसाज और उंगलियां की मूवमेंट, और बच्चे हाथ से कुछ सामान पकड़ पाते हैं कि नहीं, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, ग्लास पकड़ना या फिर चम्मच पकड़ना। और बच्चे को बोलने के लिए भी सिखाया जाता है और लिखने के लिए भी सिखाया जाता है। तो स्पेशली इन बच्चों को सबसे पहले हैंड फंक्शन पे फोकस होकर काम किया जाता है कि हैंड फंक्शन ये बच्चे अच्छा कर पाते हैं कि नहीं। उसके लिए हाथों में ताकत का होना, हाथों में सेंसरी पावर का होना, हाथों में ग्रास्पिंग का होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं है तो सबसे पहले इस पे काम किया जाता है हैंड फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, फिर इसके बाद इनको एजुकेशन के फील्ड में कराया जाता है। एजुकेशन कराने के लिए क्या क्या सामान यूज करना चाहिए और एजुकेशन में क्या क्या चीजें इन बच्चों को सिखाई जाती हैं। एजुकेशन में इन लोगों का
जैसे ग्लास पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, ग्रिप पकड़ना कैसे मतलब पकड़ना चाहिए, और फिर कलर पहचानना, और जैसे कि वेजिटेबल्स नेम, एनिमल्स नेम, और फूलों के नेम, यही सब सिखाया जाता है। शेप और साइज। हाँ। ओवरऑल बच्चों को एक्टिवेट किया जाता है, उनके आसपास की चीजों को वो जाने, अपने बॉडी के लिए वो अवेयर हो, अपने हाथों से वो पूर्ण रूप से कार्य कर पाए और हाथों को स्ट्रांग कर पाए। लिखने पढ़ने का काम कराने से उनकी हाथों की अंगुलियां मजबूत होती हैं, अक्षर को पहचानते हैं, कलर को पहचाना जाता है, शेप और साइज के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है और चीजों को पकड़ने के लिए ट्रेंड किया जाता है। तो स्पेशल एजुकेशन में ध्यान दिया जाता है कि जो जो बच्चे के अंदर फिजिकल डिसेबिलिटी है उसको हम एबिलिटी में कन्वर्ट करके उस एबिलिटी को हम एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे अपने थेरेपिस्ट से। अभी तक हमने बात किया तमाम एक्सरसाइजेस के बारे में और भी चीजों के बारे में। एक सवाल जो सबके मन में आता है और यह सवाल आना भी चाहिए कि क्या एक्सरसाइज ही महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जिनको सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, या एक्सरसाइज के अलावा भी और भी चीजें हैं जिनसे इनको इनकी वर्तमान समस्या से बाहर निकाला जा सकता है, या फिर हम यूं कहें कि इनकी समस्याओं को और कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसी चीज है। आज की डेट में वर्तमान समय में काउच और टेबल थेरेपी आउटडेटेड थेरेपी हो चुकी हैं। अब एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस, प्ले ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ज्यादा अच्छी हैं, उनका ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है इन बच्चों पे। तो इसके बारे में हम जानेंगे वेद फाउंडेशन के सेंटर और थेरेपिस्ट इंचार्ज डॉक्टर वैभव द्विवेदी जी से कि ये सब एक्सरसाइजेस कितनी जरूरी हैं और इन एक्सरसाइजेस में हम क्या क्या करा सकते हैं। देखिए, आज के समय में लोग काउच थेरेपी ज़्यादा नहीं करानी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही करानी चाहिए। बाकी आप उसके बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ जितना ज़्यादा करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा और उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप काउच पे गए, बच्चे को लिटा दिए, एक्सरसाइज हो गई, फिर चला गया, बच्चा अपने से कुछ किया नहीं, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट करा दिए, पेरेंट्स बगल में पकड़े हुए खड़े हैं, हो गया, बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं ये खुद से कर पाऊंगा। और जब बच्चे को हम एक्टिविटी कराएंगे, एक्टिविटी में जब वो बच्चा अपने से खुद एफर्ट डालेगा उस काम को करने के लिए, तो उसमें इम्प्रूवमेंट और तेजी से आएगा, जिससे बच्चे का जो है मनोबल बढ़ेगा और वो उस काम को करने में और अच्छा से कर पाएगा धीरे धीरे। और एक्टिविटी आप अपने बच्चों को पार्क ले जाइए, पार्क में तमाम झूले रहते हैं, स्लाइडिंग रहती है, उसमें उनको सेल्फ कराने की कोशिश करिए। देखिए वो आपको अपना 100 में से 85% वो खुद अपना करने की कोशिश करेंगे, बाकी आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे तो वो अच्छा से करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे आप घर में हैं, बच्चे को पेंट ब्रश दे दीजिए, पेंट ब्रश कराए। पेंट ब्रश कराने से उससे क्या होगा कि बच्चे में दिखेगा हाथों के फंक्शन होने, हाथों की एक्टिविटी होने लगेगी। आप उनको घर में टॉर्च वगैरह से आप लाइटिंग से वॉल पे फोकस कराइए, जिससे ABCD पढ़ाइए, टॉर्च या स्टिक से उनको इस तरह से वो आंखों की एक्टिविटी हो जाएगी, आंखों का उनका मूवमेंट अच्छा हो जाएगा। और जैसे बच्चे को खड़ा करके चलाना है तो आप अपने घर में पार्क में ऑड इवन सरफेस पे अच्छे से उनको चलाएंगे तो जिससे वो और अच्छे से इम्प्रूवमेंट आएगा उनका।
घर में एक्टिविटी कराते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या घर में क्या क्या ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं जिससे कि इन बच्चों की मोटर एक्टिविटी पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े? देखिए, घर में आप बच्चे के साथ दीवार पे उसको पकड़ के स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करा सकते, दीवार के सहारे उसको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करा सकते हैं, जिससे उसको खड़े होने में स्टेबिलिटी और अच्छी आएगी और उसे ये फील नहीं होगा कि हम कहीं और कर रहे हैं। और घर में कर रहे हैं तो जो है थोड़ा सा सपोर्ट भी करेगा उस काम को करने के लिए, तो स्टैंडिंग में उसे अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। और आप घर में कोई बॉल है, बॉल से खेलिए बच्चे के साथ, हाथ में उसको कैच कराइए, बच्चा आपको कैच कराए, थ्रो कराइए, तो उसमें जो है अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको हाथों में और खड़े होने में। एक्टिविटीज और खास तौर पे प्ले एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस जो होती हैं, कहीं ना कहीं किसी भी बच्चे के विकास में वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चलने फिरने के लिए, खड़े होने के लिए हमारे कोर की मांसपेशियों में ताकत बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि उसमें ताकत रहेगा तो वो हम हर एक्टिविटीज कर सकते हैं जो कि हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। और जैसा कि अभी की बातचीत के दौरान आप सभी को पता चला होगा कि एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्सरसाइज आर मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू काउच एंड टेबल एक्सरसाइजेस। बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सब चीजें अनिवार्य रूप से हर बच्चे में लागू करना चाहिए और इसको कराना चाहिए। आज हमने आप सभी से बात करवाई अपने सेंटर के सभी एक्सपर्ट से। सेरेब्रल पाल्सी में सेरेब्रल पाल्सी को ठीक करने के लिए या सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों की समस्या को कम करने के लिए यदि बात की जाए तो 1-2 दिन या 3 दिन नहीं बल्कि बहुत बहुत अधिक समय लगेगा। बहुत ही बड़ा विषय है यह। तो आज आप लोगों के साथ एक अच्छी चर्चा हुई हमारे थेरेपिस्टों के लिए, हमारे थेरेपिस्टों के साथ। कल हम फिर से आपसे जुड़ेंगे सेरेब्रल पाल्सी की बात वेद राजपूत के साथ जन जागरूकता साप्ताहिक कार्यक्रम के इस अगले अंक में। और कल मैं आपसे बताऊंगा कि एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस क्या होता है और डिफरेंट एक्टिविटी को कराते वक्त हम आपको बताएंगे कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का प्रभाव हमारे बॉडी पे कैसे पड़ता है। और सेंटर में जो जो इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज करते हुए यदि हम एक्टिविटी करते हैं तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का क्या सकारात्मक प्रभाव बच्चे के शरीर पे पड़ता है, जिससे उनका चलना फिरना और आत्मनिर्भरता में एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। तो कल मिलते हैं अपने इसी विषय के साथ, सेरेब्रल पाल्सी की बात वेद राजपूत के साथ। धन्यवाद।